खेत तेरा रण क्षेत्र और हल है तलवार, करता है जिससे तू बार बार वार। उठा जवान हिंद का, रुका प्रवाह सिंध का, चारों तरफ खड़े पाप के पहरेदार, रात्रि का गहरा अंधकार। आज कंस का मारक लेगा जन्म। बड़े बड़े जितने साहित्यकार हैं उन सबकी रचनाओं पर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की छाया देखी जा सकती है। राजनीति शरीर को जगाती है, साहित्य आत्मा को जगाता है। कि लिख मेरी कलम तो सच, छल प्रपंच कपट से बच। पहाड़ सिर्फ पहाड़ है, उसे पहाड़ ही रहने दो। नदी सिर्फ नदी है, उसे नदी की तरह बहने दो। ये अनियोजित विकास जो है कहाँ ले जाएगा भगवान पता नहीं क्या वो। जब मैं जवान था, सांसों में तूफान था, चलने को पथरीली राहें और छूने को आसमान था। रगों में थी बिजली और दिल में पूरा जहान था। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जो आज लेखक हैं, उन्होंने इस कविता की पंक्तियों को केवल लिखा ही नहीं है, बल्कि जिया भी है। पहाड़ की पगडंडियों से निकलकर जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई, उन्होंने अपनी रचनाओं को शब्दों के मोतियों में ऐसा पिरोया जो आज भी पाठकों के दिलों को छू रहा है। हमारे साथ हैं शिक्षाविद, समाजसेवी और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित सोमवारी लाल उनियाल प्रदीप जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप 84 साल के हो चुके हैं, आपकी आत्मकथा भी आज हमारे हाथ में है। आपको हम थोड़ा पुराने समय की तरफ ही ले चलेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जब लेखन आपने शुरू किया तो ये एक संयोग था या आपका सपना था कि आपको लेखक बनना है? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है इस ढंग की रही कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार है हमारा जी। और मेरे ताऊ जी, चाचा जी और सब लोग जो है उसमें फ्रीडम फाइटर जेल रहे। टीरी स्टेट थी उस जमाने में। जी। तो टीरी स्टेट में उन्होंने प्रजामंडल एक बनाया था, सुमन जी ने, उनके साथी थे श्रीदेव सुमन और ये सब लोग। तो श्रीमन जी मेरे चाचा जी थे, जी। मनोहर लाल उनियाल श्रीमन, जी। बड़े उस जमाने के बड़े रिनाउंड पोएट और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो जब मैं पैदा हुआ, 1942 का जन्म है मेरा। जी। क्विट इंडिया मूवमेंट उस समय चल रहा था। तो मेरे पैदा होने से पहले 2 महीने पहले मेरे ताऊ, चाचा और तमाम लोग जेल चले गए और जेल में थे टीडी में। और उसके बाद मैं पैदा हुआ तो एक तो संस्कार पैदाइशी संस्कार उस ढंग का रहा। तब फिर मैं जब 5 साल का था तो उस समय जो आज़ादी की आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी वो मेरे मनोमस्तिष्क में आने लगी। घर में जब बातचीत करते थे वो करते। और फिर तो उसके बाद जो है जब मैं आगे स्कूलिंग में हुई, दर्जा 8 में भी था जब, तो उस समय भी मैं कविता और उसका और मैं देखता था कि घर में संस्कार था वो। तो मैंने वो हल तेरा हल है खेत तेरा रण क्षेत्र और हल है तलवार, करता है जिससे तू बार बार वार। जी। तो किसान पर मैंने लिखी थी, दर्जा 8 में। अच्छा। दर्जा 8 का था उस समय। तो वहाँ से शुरू, फिर जब हाई स्कूल में हुआ वो हुआ तो फिर उसके बाद फिर यहाँ देहरादून आया गांव से। दर्जा 8 पास करने के बाद यहाँ आया तो यहाँ फिर साधुराम स्कूल में हम रहे। साधुराम स्कूल में कृष्ण कुमार कौशिक थे, अंग्रेजी वो हिंदी के एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति। जी। और तब उनसे भी उनका भी जो है थोड़ा सा रहा। तो मेरे चाचा जी श्रीमन जी का भी रहा। और इस ढंग से शुरू से इस ढंग से डेवलप हुआ कविता का संस्कार। क्योंकि श्रीमन जी भी, मैं श्रीमन जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से आदमी प्रेरित तो होता है। जी। जी। तो श्रीमन जी जो है एक उनके 2 धाराओं में थे वो। एक तरफ जो है वो आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी तरफ साहित्य की धारा। तो दोनों में था उनका समानांतर। तो उसका असर मुझ पर भी पड़ा।
परिस्थितियाँ और पारिवारिक परिवेश हाँ, दोनों ने आपको साहित्यकार बना दिया। यस, अच्छा, अच्छा। आपने एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप अपने नाम में उपनाम भी प्रयोग करते जी, हैं, जी। सोमवारी लाल उनियाल प्रदीप जी। हाँ, तो प्रदीप। प्रदीप कैसे हाँ, तो आपने चुना? प्रदीप करके मैं ये मानता था कि आखिर उजाले का और प्रकाश का तो जीवन में महत्व है ही। जी, तो सोमवारी लाल उनियाल एक तो लंबा नाम, मेरा नाम रख दिया मेरे माता-पिता ने, जी, सोमवारी लाल। तो सोमवार को पैदा हुआ तो सोमवारी लाल रख दिया। जी, अब लंबा था, मैंने प्रदीप करके उसको किया कि भाई हम तो आखिर हम जो उजाले के लिए ही तो हम कुछ करते हैं, उजाला चाहे ज्ञान का हो, जी, चाहे विज्ञान का हो। तो एक उद्बोधक है प्रदीप। जी। जी। कविता लेखन में आपकी खासी उपलब्धियाँ हैं, तो कविताएँ हम आपसे ज़रूर सुनना जी, चाहेंगे। जी। कुछ 2-4 पंक्तियाँ जो आपको याद हों, जब आपने उस दौर में सबसे शुरू में लिखना शुरू किया था, तब की कुछ कविताएँ? अच्छा, उस समय के। जी, मैंने उस दौर में क्योंकि पाकिस्तान की लड़ाई सन 65 की लड़ाई हुई थी जी, और उस समय मैं उन स्थितियों में था, गाँव में था उन दिनों। जी, गाँव में उजाला नहीं था, बिजली नहीं आई थी, सड़कें नहीं थी। तो उस साधनहीनता की स्थिति में भी जब मेरे मन में सन 65 की लड़ाई शुरू हुई और मैं उसको समाचार सुनता था, तो मेरे मन में आई, तो मैंने उस समय लिखी थी पंक्तियाँ। उठा जवान हिंद का, रुका प्रवाह सिंध का, डोलने लगी धरा, कि व्योम धुंध से भरा, कि दुश्मनों की छातियां धड़क धड़क फट गई, विजय वाहिनी बड़ी मोर्चे पे डट गई। जग उठी जवानियां, कि त्याग की कहानियां, हर दिशा उठी पुकार, करो शत्रु का संहार। भगत सिंह की शपथ लिए बड़ा है कारवां, और मौत का सिंगार कर जूझता है हर जवां। बहुत तो ये खूब। कविता मैंने, जब उजाला नहीं था जी, उस जमाने में और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा था कहीं लैंप जलाने के लिए, तो जो चीड़ के छिलके होते थे जी, वो छिलके जलाकर उसमें मैंने ये लाइनें लिखी थी। प्रयाण गीत बन गया वो। और वो प्रयाण गीत इतना, उस ज़माने में आकाशवाणी लखनऊ जी, का होता था, या नजीबाबाद नहीं था। तो आकाशवाणी लखनऊ से 3-4 बार इस गीत की आवृत्तियाँ हुई और इस गीत को लड़कों ने, स्कूली बच्चों ने करके और रोज़ाना सुबह स्कूल, तो वो वहाँ से एक था। उस वक़्त क्योंकि इस तरह की परिस्थितियाँ थी भी, हाँ, लाइट नहीं होती आज थी। अंतर में उठा है भैरवी का राग साथी, जी, शांति के निर्मल सदन में है धधकती आग साथी। बहुत खूब। तो इस ढंग का था शुरू का। और कोई आपकी पसंदीदा रचना जो आपको अभी तक याद हो उस दौर की या अभी भी लिखते हो, सबसे पसंदीदा जो आपकी अब हो? पसंदीदा देखिए, उस ज़माने के बाद फिर सन 70 का दशक आया और सन 70 में मैंने उत्तरांचल अखबार निकाल दिया था। जी, और उत्तरांचल निकालने के पीछे पृथक पर्वतीय राज्य की अवधारणा मेरे दिमाग में थी। तो मैंने उत्तर तो यहाँ से लिया और आंचल कुर्मांचल से लिया और उस दोनों को मिलाकर उत्तरांचल लिया। ये मैंने 1970 में किया, उत्तरांचल निकाल दिया था। अब उसके बाद उसी दौरान 70-71 में जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो 71 में जो है बांग्लादेश बना, उन्होंने किया। तो उस जमाने मैंने सन 71 के नाम एक कविता लिखी थी। जी, ज़रूर और सुनना हाँ, चाहेंगे हम। सन 71 के नाम। तो अगर कुछ लाइनें में कुछ इस ढंग का है कि मैं वर्ष साल बदल गया, पर बदले साल में पिछला कैलेंडर उतार फेंकने के लिए मैं बेहद उत्सुक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस समय भारत या बांग्लादेश में कहीं हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, दोनों जगह मुझे एक सी लगती हैं। गंगा और पद्मा के तट पर एक ही बयार बहती है। गीतांजलि पूरब और पश्चिम से एक ही बात कहती है। सुनते हो,
यह किसकी आवाज़ है ये? यह आवाज़ दबी नहीं, यह आवाज़ मरी नहीं। तुम मुझे दो खून, मैं तुम्हें दूँगा आज़ादी। यह आवाज़ बंगला की हरियाली में फली है, फूली है। यह आवाज़ मुझी बनकर फिर उभरी है, बंगला की हरियाली में उगी है। बहुत खूब उस सर। ज़माने में जब पाकिस्तान वो बना, तो इस ढंग का था। 16 सितंबर गूंजी धरती, गूंजा अंबर। और ज्योति ज्योति अ, अरुण ज्योति से लिखा गया क्षितिजों पर, एक और ढाका पतन और दूसरी गण प्रजातंत्री बांग्लादेश का अभ्युदय। वो लंबी कविता है। जी। और वो सन्निकटन में वो दहकते स्वर नाम से देहरादून के कवियों की का एक संकलन निकला था, तो उसमें वो प्रकाशित हुई थी। और वो शुरुआती दौर में उसी सन्निकटन में कविता का बिल्कुल जबरदस्त ज्वार आ रहा था। तो यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जी। और उसमें बाकायदा ये हुआ कि कविता पुरस्कृत की जाएगी जो अच्छी कविता होगी। तो मेरी कविता पुरस्कृत हुई थी। मैंने भगवान कृष्ण के नाम एक लिखा था, रात्रि का गहरा अंधकार, वेदना विकल देव की माता, 9 सलाखाओं में बंद, पुण्य प्रसूति न बच निकले, चारों तरफ खड़े पाप के पहरेदार, रात्रि का गहरा अंधकार। आज कंस का मारक लेगा जन्म, शान दे दिया अत्याचारी तलवारों को। किए गए सब यत्न वह न बच सके, पर चपला चमकी गरज उठा गन, भूमंडल सारा थर्राया, लुढ़क गए करों में शस्त्र, युग लुढ़क गए सब शस्त्र करों में, और परित्राण के लिए मनुज के युग चेता धरती पर आया, यमुना की उत्ताल तरंगों से खेल खेल, यमुना की उत्ताल तरंगों से खेल खेल, नए शांधकार को चीर चीर, चले वसुदेव परिवर्तन को शिरोधार्य कर। हाँ, वह स्वयं एक परिवर्तन था, परिवर्तन के सूत्रधार। तुम्हें ज्ञात था संघर्षों को शक्ति चाहिए, और शक्ति संघ में होती है स्थित। इसीलिए तो ग्वाल बाल को संघबद्ध कर गोपाल कहलाए, और तुम्हारी मुरली उसकी धुन में छिपा हुआ था संगठन का मूल मंत्र। और तुम्हें ज्ञात था ओ ब्रजवासी, गांवों में बसता है देश तुम्हारा, और उन्हीं में होता है पोषित सच्चा लोकतंत्र। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने कविता मंचन भी किया है, कविता पाठ जब आप करते थे मंच पर, तो आपको ज्यादा आसान क्या लगता था, लिखना या कविता पाठ करना? क्योंकि दोनों बातें, भाव उस दोनों तरह के होने चीजें, मेरा चाहिए। मेरा दोनों तरफ रहा। मैं लेखन के साथ जो उसको वाणी से जी। और ये करना, और प्रखर रूप में करना, ये मेरा शुरू से बचपन से रहा है। और आखिर वाणी तो जी। है ना। ज्यादा आसान क्या लगता है? हाँ, ज्यादा ज्यादा आसान तो देखिए, लिखना तो जब मुश्किल एकदम इतना आसान नहीं है। जी। जब लिखा हुआ पढ़ना तो आसान है, और उसमें रिद्म अगर है, प्रवाह है, गति है, तो वही है। क्योंकि मंच तो वही कला है कि वो अपने दर्शकों को वहां से उठने ना दे, जी जी। बांध कर रखे। हाँ, तो उसमें प्रवाह जी। होगा तो बंद कर रहेंगे। और प्रवाह तभी होगा जब आवेग, भीतर का आवेग, भावावेग जो है जब बढ़ता है, तो प्रवाह नेचुरल हो जाता है। जी। आंदोलनों के समय भी आपने देखा है, आंदोलन का समय, और आप खुद भी उसमें भागीदार रहे हैं। शराब विरोधी आंदोलन हो या पृथक राज्य की मांग को लेकर, आपको क्या लगता है कि साहित्य आंदोलनों में कितनी भूमिका निभाता है? साहित्य का हर आंदोलन में बहुत बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो उस जमाने में, चाहे तमाम बड़े बड़े जितने साहित्यकार हैं, उन सबकी रचनाओं पर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की छाया देखी जा सकती है।
कहना होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन साहित्य के बिना इतना अग्रसर हो ही नहीं सकता था। तो आत्मा को तो साहित्य ने जगाया। शरीर, राजनीति शरीर को जगाती है, साहित्य आत्मा को जगाता है। और जब तक आत्मा नहीं जगी तब तो शरीर के जगने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए साहित्य का तो आंदोलन से गहरा रिश्ता है। अब उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी जब हम देश आज़ाद हो गया तो एक विकास की लड़ाई शुरू हुई, और उस विकास की लड़ाई में भी जो जहाँ जहाँ व्यवस्थागत खामियां थी उनकी ओर इंगित करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये मान कर मैं चलता हूँ कि साहित्य क्या है, आखिर क्यों है, क्यों साहित्य की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है साहित्य की, ना हो। पर मैं ये कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ लोगों को कि अगर तुलसीदास न होते तो राम भी जिंदा न होते। अगर हिंदुस्तान के हर घर घर तक, परिवार तक राम को जिंदा रखा है तो तुलसी ने रखा है। तो इसलिए तो साहित्यकार की तो भूमिका हर युग में रही है। अब वो चाहे वो छायावादी सुमित्र नंदन पंत का हो, बैठ ध्रुवों की छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, है ना, जी। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और तब चाहे महादेवी वर्मा का युग रहा हो, जयशंकर प्रसाद कर रहा हो, फिर उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली का साहित्य रहा हो, फिर नीरज का युग आया, बलवीर सिंह रंगवी। आप किन राइटर्स को पढ़ना पसंद करते हैं? मैं सबको पसंद करता हूँ। फेवरेट राइटर? हाँ, मैं सबको पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि साहित्य के केंद्र में मनुष्य के सुख दुख होने चाहिए। मैं उस साहित्य को व्यर्थ मानता हूँ जिसके केंद्र में मनुष्य के सुख दुख नहीं है। प्रकृति भी अपनी जगह है, प्रकृति भी एक उद्दीपन का काम करती है, और भावों का उससे भावोद्रेक जो है उससे बढ़ता है। लेकिन कुल मिला के मनुष्य के सुख दुख और मनुष्य का जीवन हमारे लेखन के केंद्र में होना चाहिए, चाहे हम गद्य लिखें चाहे हम पद्य लिखें। तो मैं ये मानकर चलता हूँ। अब रहा, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब व्यवस्था विरोधी और ये, अरे तो कवि का मतलब क्या है? कविता तो स्वयं एक प्रतिरोध का की आवाज है, हर युग में रही है। आप उसको वो दरबारी जमाना छोड़ दीजिए, जो दरबारी कवि हुआ करते थे और दरबार को खुश करने के लिए लिखा करते थे। पर जब सारी दुनिया में मानव मुक्ति के आंदोलन चल रहे हों तो हमारे देश में भी जो डाउन ट्रोडन है, जो मेहनत कश है, जो शोषित समाज है, उसको जगाने के लिए साहित्य जो है बहुत काम कर सकता है, धार देता है धार साहित्य। देता है। और मैंने भी यत्किंचित कोशिश की है। मैं आपको थोड़ा एक जानकारी ये बता दूं कि मैं उस जमाने में सन 73 से सन 78 तक मेरे गांव वालों ने मुझको ग्रास रूट पर गांव का प्रधान भी चुना, और उसके बाद पूरे इलाके वालों ने मुझे ब्लॉक प्रमुख भी बनाया। अब आप अंदाजा लगाइए कि साहित्य में और उसमें जो है मैं किस किस ढंग से बराबर बना के रखा मैंने हिसाब। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि अरे क्या होता है कविता से। तो क्या करें, मैं तो डंडे उठाएं। परिवर्तन, अगर विचार में परिवर्तन नहीं आया तो खाली हिंसा और उससे थोड़ी काम चलेगा। एक बात। दूसरी बात, विकास ब्लॉक प्रमुख के नाते मुझे करने का, लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर मैं किसी गांव में जाता हूँ और लोगों ने कहा साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, पेयजल नहीं है, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि लीजिए कविता सुन लीजिए। उनकी जरूरत पानी है, और पानी है, सड़क है, बिजली है, विकास है। ये जो है राजनीति के रास्ते से आती हैं। तो इसके लिए बचपन से ही मैं उस तरफ भी मेरा जुड़ाव रहा, समानांतर रूप से मैं रहा हूँ। मुझे जो रचना का सुख, चाहे वो जमीन पर हो रचना, चाहे वो कागज पर हो, रचना का सुख दोनों तरफ से मुझको मिलता रहा है। अगर मैंने कहीं स्कूल खुलवाए, कहीं सड़क, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं जो उसके लिए जो है आंदोलन के, उसके लिए त्याग तपस्या की, तो वो सुख भी मुझे, रचना का सुख मुझे बराबर मिलता रहा।
जब मैं देखा उसको ज़मीन पर, आज भी देखता हूँ तो खुशी होती है। मैं अपने इलाके में सत्यों में जो एक जगह है हमारे यहाँ सकलाना में, जी। वो इंटर कॉलेज है आज वहाँ, उसका संस्थापक मैंने 1964 में उसकी स्थापना की थी और अब जो है वो 50 साल का हो गया। इस बार उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। मुझको भी बुलाया वहाँ संस्थापक के नाते। मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला मुझे। इसी ढंग से पत्रकारिता में भी मैं करता रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा है तो और उत्तरांचल है, तो उत्तरांचल से जो है मेरे बड़े बेटी की उम्र से उत्तरांचल 2 साल छोटा है। अच्छा। तो जब लोग मुझसे पूछते थे कि आपके बेटे कितने हैं, तो मेरे तो वैसे 4 बेटे 1 बेटी है, पर मैं 6 बोलता था कई बार। तो लोगों ने कहा 6 का छठा कौन है? मैंने कहा छठा उत्तरांचल है। अच्छा। उसको भी मैंने बेटी की तरह पाला-पोसा है और उसको एक आवाज़ बनाया, एक अलग राज्य की अवधारणा के साथ। आपने उस दौर का साहित्य और अब जो 2025 चल रहा है, नए दौर का साहित्य भी आप देख रहे हैं, नए युवा राइटर्स भी हैं। जो बदलाव कुछ आया है लेखन के क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिवली लगता है ना आपको बिल्कुल या कुछ शब्दकोश, क्योंकि पुराने ज़माने में जो शब्दकोश था, वो आज के युवा उसको ज़्यादातर नहीं लेते हैं, आसान भाषा समझाना चाहते हैं। ऐसा है देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता कविता को जैसे लोग अलग-अलग खाँचों में रख देते हैं ना, जी। तो खाँचे जो हैं शिल्पगत हो सकते हैं, भई शिल्प बदला है। लेकिन भाव और विचार के बिना तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों होते हैं। तो भाव पक्ष के बिना तो कला पक्ष व्यर्थ है। पर भाव अगर हैं, तो उनको व्यक्त करने की एक ढंग, एक कला भी है। तो दोनों ज़रूरी हैं। पर मैं कविता, कविता के लिए नहीं मानता। कविता जीवन के लिए होनी चाहिए। और अगर आप जीवन को एक तरफ जो है छोड़ दें और तब कहें कि हम कविता कर रहे हैं, कभी-कभी ये भी होता है, कई बार हमारे कई मित्रों से मेरा काफ़ी होता है, भई आप कहते हैं कि कविता को आपका सरलीकरण कर रहे हैं। जी। बहुत सारे तो कहते हैं कि हमने एक बार जगूड़ी जी ने भी कहा था, मैं पंत जी की कविताओं का हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ। पंत जी की कविताओं का हिंदी रूप हिंदी में। माने क्लिष्ट है। तो क्लिष्ट जो अब क्लिष्ट और सरल जो है कोई अलग-अलग हम बड़े प्रयत्न पूर्वक थोड़ी करेंगे ये, स्वाभाविक है। मैं आपसे जिस जिस तरह से बतिया रहा हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मेरे भीतर शब्दों का संस्कार जिस ढंग का होगा, वो अपनी अभिव्यक्ति अपने आप ढूँढेगा। जी। तो इसलिए ये किसी खाँचे में कविता को नहीं, कविता कविता है। कविता में आनंद भी है, कविता में जो है उल्लास भी है। उल्लास कविता में जो है हास भी है, कविता में त्रास भी है ना? सब चीज़ें हैं और जो जीवन है मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है, वो सब कविता में घटित होता है। तो उसको किसी खाँचे विशेष में हम ये कहें कि नहीं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। भाव होने ज़रूरी हैं। भाव होना ज़रूरी है और वो होना चाहिए कि हम क्यों क्या क आखिर उसका लक्ष्य क्या है हमारा? पत्रकारिता हो या साहित्य, लक्ष्य विहीन नहीं होना चाहिए उसको और जन पक्षधरता उसमें प्रबल पक्षधरता होनी चाहिए। मैं अक्सर मित्रों से ये कहता हूँ जब पत्रकारिता के बारे में या लेखन के बारे में लोग कहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने कहा जीवन में भी आई वैसे भी एक जो है शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है, तो निष्पक्ष तो कोई नहीं है। एक उभय पक्ष भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सशक्त पक्षधरता होनी चाहिए लेखन में। हम किसका आखिर गरीब का पक्ष लें कि अमीर का लें, जब सामने चुनौती हो खड़ी। हम सच का पक्ष लें कि असत्य का पक्ष लें। हम न्याय का पक्ष लें कि पूरी सृष्टि के अन्याय का लें। पूरी सृष्टि ही अलकाजी द्वंदात्मक है और ये द्वंद्व ही हमसे कुछ करवाता है। एक रास्ता नहीं है कहीं, द्वंद्व हर जगह जी। मौजूद है। तो साहित्य में भी द्वंद्व रहेगा। तो शायद इसीलिए द्वंदात्मक भौतिकवाद की भी
परिकल्पना उभरी होगी। बिल्कुल। आपने कहानियाँ लिखी नहीं है अभी तक, तो आपको लगता है कि मुझे अब कहानियाँ भी लिखनी चाहिए या कोई और रचना जो आप अभी लिखना चाहते हो, अभी तक लिख नहीं पाए हो? कभी-कभी ये होता है कि मेरी आत्मकथाओं में भी और मेरे ये एक तो ये हथेली भर ज़िंदगी है, जी। ये मेरी आत्मकथा इसका जो जो कुछ रह गया था, कुछ शेष, वो मैंने आगत के अक्षत में उसको क्या है, आगत के अक्षत, जी, दूसरी किताब है मेरी, जी। उसमें मैंने किया। तो उसमें एक नया प्रयोग ये है कि उसमें कविताओं के साथ कहानियाँ भी स्वाभाविक रूप से आ गई हैं जीवन में। मेरे जो संस्मरण थे, अनुभव थे, जी। वो कहानियों के रूप में भी वो उसमें ढल गए। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैंने कहा, "भई ये आगत के अक्षत कैसे लगी तुमको?" हुँ। तो मेरे एक मित्र ने मुझको कहा, "उनियाल जी, इस किताब में जहाँ से भी हम खोलते हैं, नयापन नज़र आता है। वहीं से एक नयापन शुरू होता है, लगता है कि एक नई कहानी शुरू हो गई।" जी। तो यो कहानी तो अब विशुद्ध कहानी क्या है? अब कहानी तो जो है वो दादी-नानी की कहानी और ये तमाम सब वहाँ से शुरू होती है और आज कहाँ-कहाँ से मूर्त को अमूर्तन और अमूर्तन को मूर्त करना और घटनाक्रम को किस ढंग से पिरोना, वो सब है। मेरी मेरी इच्छा है कि मैं लिखूँगा, कहानियाँ भी लिखूँगा और ज़िंदा रहा तो उपन्यास भी लिखूँगा। बिल्कुल सर, ज़रूर लिखेंगे आप। हाँ। आपने हथेली भर ज़िंदगी की बात की, ये आपकी अभी लॉन्च भी हुई है, हाँ नई जी, हाँ किताब जी, है। हाँ जी। इसमें आपने अपने जीवन के अनुभव लिखे लिखे हैं, हैं। लिखे हैं। कुछ ऐसे रोचक चीज़ें या कुरोचक किस्से आपकी लाइफ़ में जब रहे हों, जिस समय आप अपने लेखन के क्षेत्र में या शिक्षक आप रहे हैं, उस दौर के हों, आपके किसी मित्र ने आपको लेखन के लिए प्रेरित किया हो उस वक़्त या कुछ ऐसे मोमेंट रहे हों, तो वो आप थोड़ा-सा हमें उसके बारे में भी बताइए? मैंने आपको जैसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि संस्कारगत जो है मुझे श्रीमान जी मेरे चाचा थे, तो मुझे हुँ, जी। संस्कार तो मिला है कविता का उनसे। मेरे जीवन में आम तौर पर विद्यार्थी जीवन में और उसमें और कई प्रसंग आते हैं जीवन में, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा जी। और मैंने लिखा था कि लिख मेरी कलम तो सच, छल प्रपंच कपट से बच, लिख मेरी कलम तो सच। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि उस सच को किस ढंग से उद्घाट मेरे जीवन का चाहे कितना ही कोई भी रूप हो, उस रूप में मेरे सच आना चाहिए वहाँ उसमें। तो आत्मकथा में भी तो आप पढ़ेंगी इसको, आप आत्मकथा में अब लिखेगा कि जी। मेरे बचपन का संघर्ष किस ढंग का रहा। हर आदमी अपने संघर्ष को बढ़ा-चढ़ाकर बोलता है, नहीं, जो सच है हमने भूख भी झेली, संत्रास भी झेला, सेल्फ मेड रहे हैं, किसी ने कुछ मदद स्वयं बनाऊँगा अपनी राह, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है और वो मैंने सब किया है। तो साहित्य में भी अच्छा तो लगता ही है कि जब पहली बार नीरज जी के साथ हमने यहाँ कविता पढ़ी, नीरज आए थे यहाँ सोम ठाकुर आए थे, कवि सम्मेलन हुआ था यहाँ नगर निगम में। तो मैंने पहाड़ वाली कविता पढ़ी थी अपनी एक, पहला अनुभव जो जो उन रहा। इन लोगों के साथ। जी। वैसे तो नीरज के साथ मैं मसूरी में भी कई कवि सम्मेलन, लेकिन यहाँ उस दिन जो है नीरज जी ने मेरे बारे में जो कुछ अच्छी बातें कही, उससे मन तो खुश हुआ ही। मैंने पहाड़ मेरी एक कविता है, जी। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा, तुम्हारे पहाड़ की सुबह को धूप बिस्तर पर पहुंचकर भी जगाने से डरती है और मेरे पहाड़ में चैता रोज सुबह को धूप को सिखाती है उंगली पकड़कर चलना और शिखर से उतार कर उसे धीरे धीरे पहुंचाती है पनघट तक। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा, तुम्हारे पहाड़ की सुबह को जब शुरू होता है सैंडविच बटर टोस्ट और आमलेट का दौर, तो मेरे पहाड़ में के नौनिहाल ठीक उसी समय निगल रहे होते हैं सूखी मंडुए की रोटी के कौर। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा और तुम्हारे पहाड़ की सांझ को जब शुरू होता है जनक जनक पायल बाजे के साथ पंच सितारा संस्कृति का विद्रूप,
तो मेरे पहाड़ के उस समय गले लग जाती है धूप। बहुत खूब। चौपालों पर गूंजते हैं समवेत स्वर, पशुओं की घंटियों में संगीत। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा। बहुत इसीलिए कहता हूँ, पहाड़ को पहाड़ की नजर से देखो। देखना ही है उसे तो भीतर की नजर से देखो। काफी नहीं है उसे कैमरों में कैद कर देना। देखना ही है उसे तो भीतर की नजर से। ये कविताएं जो हैं किसके लिए लिख रहे हैं आप? अगर उसमें चाहे वो प्रकृति का बोध हो, चाहे सौंदर्य बोध हो, चाहे मनुष्यत्व का बोध हो, चाहे समत्व बोध हो, उसमें कुछ तो बोध तो होना ही चाहिए। जी। तो ये मैं सब लिखता रहा हूँ इस ढंग का। फिर कुछ कविताएं जो हैं वो मैंने नए शिल्प में भी लिखी हैं। बचे हैं शब्द अभी। जी। इसमें सब कुछ होने के सिवा। जी। ये मेरा सन ये 1901, हाँ, ये मेरा सन 1961 में जो है, 1900, जब मैं षष्ठी पूर्ति मेरी हो रही थी, उस समय जो है ये किताब आई मेरी। तो जोगुड़ी भी थे और मंगलेश डबराल भी थे इसमें, सब आए हुए। तो उस समय मैंने लिखे थे, पहाड़ सिर्फ पहाड़ है उसे पहाड़ ही रहने दो। नदी सिर्फ नदी है उसे नदी की तरह बहने दो। याद रखो पहाड़ अक्सर टूटता नहीं, लेकिन जब भी टूटता है बनकर मुसीबत। बेशक वह कठोर होता है पर उसके भीतर से फूटता है जीवन। बेशक वह कठोर होता है पर उसके भीतर से फूटता है जीवन। वह जिसे हम तुम सब कहते हैं नदी, पहाड़ ने नदी होती तो कहाँ से होती नदी। बहुत खूब। वह नदी भागती हुई जब से गई मैदानों की तरफ। वह नदी भागती हुई जब से गई मैदानों की तरफ, फिर लौट कर नहीं आई। पलायन की पीड़ा है। जी। वह नदी भागती हुई जब से गई मैदानों की तरफ, फिर लौट कर नहीं आई। नदी उसने कोई चिट्ठी पत्री, फिर भी पहाड़ अब भी पहाड़ है। फिर भी पहाड़ अब भी पहाड़ है। उसे पहाड़ ही रहना है और पहाड़ होकर ही सब कुछ सहना है। बहुत खूब। तो इस ढंग का चल। आपकी कविताओं में भी पलायन की जो हाँ, पीड़ा है वो झलकती है, और बहुत जल आप आज भी अपने गाँव में ही रहते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं होना चाहिए। और हमारा जो वर्ग है, जो लेखक वर्ग है या बौद्धिक अपने आप को बोलता है, इसको सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं। साहित्य को जीना भी चाहिए। साहित्य केवल लिखने की बात नहीं। साहित्य जब तक हम उन स्थितियों परिस्थितियों से तादात्म्य में स्थापित नहीं करते, तब तक हम जो कुछ लिखते हैं वो नाटकीय होगा, उसमें वास्तविकता नहीं होगी। तो मैं तादात्म्य में चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं कोई ये नहीं कि कोई आंदोलन शहर के विरुद्ध में कोई आंदोलन कैसे हो सकता है। तन से हम सब शहर हैं, मन से हैं गांव। जी। मन की जब मौलिकता होती है तो हम गांव हो जाते हैं, और तन की जब ज़रूरतें होती हैं तो हम शहर हो जाते हैं। शहर भी हमारे हैं, गांव भी हमारे हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने गांव का चेहरा जो है आज उदास हो गया है और शहर नरक बनते जा रहे हैं। शहर नरक यही देहरादून है। आपने अपनी इस किताब में भी टिहरी और देहरादून का ज़िक्र भी आपने इसमें हाँ, किया। बहुत क्या। लीची के बाग थे, ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था। तो थोड़ा-सा उसके बारे में भी हमें बताइए कि वो मैं दौर कैसा था? मैं जब देहरादून आया था उस जमाने तांगे वाला देहरादून था। जी। और मैं गांव से जब आता था, रायपुर में आता था यहाँ पैदल, 70 किलोमीटर पैदल चलकर। कुछ नहीं था वहाँ पहाड़ में। अब 70 किलोमीटर पैदल चल के आता था, आते थे हम लोग। सब सलाह कर देते थे गांव के लड़के कि फलान दिन देहरादून चलना है भाई। तो पूरा झुंड बना के आ जाते थे। तो कहीं रास्ते में ककड़ी तोड़ते हुए
कहीं मक्की तोड़ते हुए खेतों से अपना खाते हुए आते थे। और यहाँ आकर जो है 3 आने जो है उस समय बस के किराया था रायपुर से देहरादून का। 3 आने देकर बस में यहाँ आ जाते थे देहरादून। वो था जीवन उस ढंग का। और जब यहाँ आते थे तो पहली बार जब मैं तांगे पर बैठा तो मुझे लगा कि हाँ, तो तांगा जो है एक मेरे हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। वो तांगे वाला देहरादून, उसकी यादें बहुत आती हैं। मैंने बचे हैं शब्द अभी में वो तमाम लिखा है। बचे हैं शब्द मेरी जो कविता संग्रह है, ये हाँ, बचे हैं शब्द अभी। बचे हैं शब्द अभी। तो इसमें ये कोरोना काल की कविताएं हैं ज़्यादातर, पर इसमें मैंने कुछ पुराने उस जमाने की जो यादें हैं उनको भी समाहित किया है। क्योंकि अब का देहरादून तो बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, बिल्कुल बदल चुका है, वो नरक बन गया। मैं ये तो कह रहा हूँ कि नरक बन गया है। अब जहाँ चलना हमारा अधिकार है भाई, हम पर अपनी इच्छा से चल नहीं सकते। कहाँ से चले, कहाँ से अपनी इच्छा से कहाँ से चलेंगे? तो कितने विवश हैं हम लोग। तो इस विवशता भरी विकास को मैं विवशता भरा विकास कहता हूँ। और देहरादून का वो जो सुंदर चेहरा था, और जहाँ हम लोग सुबह उठकर जो है दौड़ लगाते थे राजपुर रोड की तरफ पैदल। झंडा मोले में मैं रहता था, पैदल राजपुर रोड तक वहाँ ऊपर पैदल भागते थे, पैदल आते थे सब लोग। हम कहाँ जाएं अब पैदल तरसने को, तो मन तरसता है पैदल चलने को। तो इसलिए ये अनियोजित विकास जो है कहाँ ले जाएगा भगवान पता है, पता नहीं क्या होता है। और टिहरी, टिहरी में उस जमाने में टिहरी में हमारे गांव से जब मैंने दर्जा 8 का इम्तिहान दिया था तो हम लोग जो है 20 किलोमीटर पैदल इम्तिहान देने गए वहाँ टिहरी गांव से सब लड़के। तो टिहरी था, टिहरी में जो है वो जो पुरानी टिहरी थी जी, वहाँ पर भागीरथी का एक झूला पुल था। उसके ऊपर जब हम पहली बार वो अनुभव हुआ कि हम कहाँ आ गए, झूला पुल हिलता था, डर भी लग रहा था उस पर जाने में। अब वो टिहरी वो डूब गया टिहरी, उसके साथ बहुत कुछ चीजें डूब गई है। उस पर भी मैंने कविताएं लिखी। आप इनमें अब ये कविताएं पे हो गई है बात। अब ये है कि गद्य और पद्य की बात हुई, तो गद्य मैं जीवन भर गद्य लिखता रहा हूँ। आप तो पत्रकारिता में हैं, आपको हमेशा न जाने हजारों संपादकीय लिखे। मेरी किताब है यात्रा जारी है। जी, यात्रा जारी है में मेरे करीब करीब 100 जो सिलेक्टेड संपादकीय रहे हैं, एडिटोरियल्स जी, अलग अलग मोड़ों पर वो लिखे, उनका मैंने यात्रा जारी है, ये किताब है, वो इसमें नहीं है शायद जी, यहाँ आई। तो उसमें गद्य लिखता रहा, हजारों लिखा लेकिन मूल रूप से मेरा उठान कविता के साथ रहा है बचपन से। और कविता को मैंने जिया है, केवल लिखा नहीं है, कविता को जिया है और आज भी जी रहा हूँ। आज मैं गांव में जो है जब रहता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पनघट गांव का याद आता है। वहाँ भी उजड़ गए अब। वो पनघट जहाँ पर सुबह सुबह महिलाएं, तमाम गांव की बहू बेटियां सुबह सुबह पनघट पर आती थी और अपने सुख दुख, अपने जीवन के अनुभव आपस में बांटती थी। वो जो सामुदायिक जीवन का आनंद था वो खत्म हो गया है तथाकथित ये आधुनिकता ने। और तथाकथित, मैं विकास का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंधे विकास का विरोध करता हूँ। आज जो है हिमालय सुरक्षित नहीं है। आज हिमालय पर तरह तरह की जो है संकट है। तो इसलिए कवि होने के नाते, साहित्य के नाते मैं ये देखता हूँ कि गौरा के गांव में क्या हुआ था, वहाँ जो चिपको जी, आंदोलन की प्रणेता थे ना, वहाँ पर जो है क्या क्या हुआ पिछली बार, कितनी मान त्रास थी वहाँ पर झेलनी पड़ी उस जगह। इसी ढंग से जो है वो बेतहाशा जंगलों का कटान हो, चाहे दोहन हो, चाहे रेत बजरी का दोहन हो, पहाड़ों का दोहन हो, उससे हमारी प्रकृति में घाव बन गए हैं। जैसे कहते थे ना फलाने आदमी के आंतों का तेल निकल, क्यों बोलते नहीं, वो मुहावरा है कि जी, आंतों का तेल निकल गया।
हमारी धरती की आंतें निकाल दी गई हैं और धरती खोखली हो गई है। हम जहाँ चल रहे हैं अब, यहाँ इतने बाढ़, देहरादून में कहाँ होती थी पहले बाढ़, फटाक से जमीन अपने आप होती, जज्ब कर देता था सारा। यहाँ सीमेंट का जंगल खड़े कर दिया हमने, पानी जो है वो एक तरफा बहता है, बाढ़ बन जाता है सड़कों में चलना। तो इसलिए कवि और साहित्यकार के नाते, लेखन धर्मी, रचना धर्मी होने के नाते हमको बारीकी से पड़ताल इन चीज़ों की करनी चाहिए, चाहे हम पत्रकारिता में हो, चाहे हम साहित्य में हो। मेरा सोच ये है, और जब तक सांस है करता रहूंगा। बहुत खूब सर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी आपको मिला है जी साहित्य के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान के लिए, जी। इसको किस रूप में देखते हैं? त्रासदियाँ झेलता रहा, आंदोलनकारी रहा हूँ। हमने जितने काम किए सब आंदोलन के जरिए किए। कोई हमको तस्तरी पर पुरस्कार, न तो हमको आज़ादी मिली, टिहरी स्टेट के हम लोग थे, हमको तिहरी गुलामी थी हमारे पास। ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था राजा टिहरी का, और टिहरी के राजा के गुलाम थे उस इलाके के जहाँ मैं पैदा हुआ, सकलाना में, मुआफिदार, तालुकेदार, और उनके गुलाम थी जनता। तो तिहरी गुलामी में हम लोग थे, हमने तिहरी गुलामी झेली उस जमाने में। तो इसलिए उस ढंग का जो एक रेवोल्यूशनरी जो अप्रोच है वो हमारे पास शुरू से है, और आज 84 साल की उम्र में भी वही अप्रोच। पर मुझे तो, मैंने लिखा भी है इसमें कि मैं तो गांव में था अपनी पत्नी के साथ, और टेलीफोन की घंटी घनघनाई और मुझे कहा गया कि सर आपको बधाई है, आपको चयनित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। और जिन वो एक लोगों, अनुभव होता है, जैसे पहली कविता जब आपने लिखी हो, वो प्रकाशित हुई हो या किसी ने उसकी तारीफ की हो, तो एक प्रसन्नता, एक प्रसन्नता होती है ऐसे तो ही मुझे भी अवार्ड लगा, की। मुझे देखिए, मैं कोई असाधारण मानव नहीं हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और मेरा भी साधारण मनुष्य के जो सुख दुख हैं, हंसी खुशी है, वो मेरे साथ जुड़ी है। तो मुझे लगा कि ये आप मुझे क्यों, तो उन्होंने कहा साहब आप आ जाइए देहरादून में हिंदी भवन में 14 तारीख को आपको ये अवार्ड मिलेगा। और मुझे खुशी हुई, मैं जब यहाँ आया तो देखा कि मेरे अगल बगल शैलेश मटियानी की पत्नी भी बैठी हैं, तो गिरधा की पत्नी भी बैठी हैं, उनको बाद में मिला जी मरणोपरांत। जी। और पूरा घूम गया दिमाग, क्योंकि मैं गिरधा के साथ हम लोग कई बार कविता पाठ कर चुके, मैंने मेरे संचालन में उन्होंने कविता पाठ किया, और मुझे अच्छा लगा उस दिन। वो तमाम जीवंत हो गया, सारा जीवन का जो पिछला जो था, तो अच्छा तो लगा। मैं बड़ा आभार भी प्रकट करता हूँ भाई, जिनको आखिरी छोर पर सही जिन्होंने सुध हमारी ली, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। आपका आपका बहुत धन्यवाद, अमर उजाला का बहुत धन्यवाद, संपादक जी का, आपका, और ये मुझे ये अवसर आपने प्रदान किया कि मैं अपनी मन की बात आपसे कर सकूं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सोमवारी लाल उनियाल प्रदीप जी, जिनकी कविताएं समाज और संस्कृति दोनों को दर्शाती हैं। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।